नमस्कार। हाँ तो बेटा देखो, कल की क्लास में अपन पढ़ रहे थे क्रिया के भेद। अब अपन इन क्रिया के भेदों के लिए पढ़ा था कि क्रिया का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपने पहला जो आधार पढ़ा था वह था कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो कर्म के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया, 2 भेद किए गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो इस आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद। अब ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी होती है? सकर्मक। अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक यानी जहां कर्म नहीं होता, जहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया के साथ कर्म के लिखे होने की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, वहां कौन सा होता है? वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो आप पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। पहले कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? अकर्मक क्रिया। तो देखो इसकी परिभाषा क्या दोगे आप कि जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म के लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें क्रिया शब्दों के साथ जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म के लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं होता है, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जहां कर्म के लिखे बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। यानी जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता
उसका सिर खुजला रहा है, उसका सिर खुजला रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कर्म की प्रधानता कहाँ होती है। देखिए, बच्चा रो रहा है तो यहाँ सीधी क्रिया आ रही है, कर्म है ही नहीं। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ सीधी क्रिया आ रही है, कर्म है ही नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा है, आप कहोगे सर इसमें तो पत्ता आ रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता तो कर्म है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, याद रखना, ऐसे बहुत से आपको कर्म सूचक शब्द दिखाई देंगे वाक्य में, लेकिन वहां अकर्मक क्रिया ही होती है। ध्यान देना कहां पर, जहां पर क्रिया स्वतः, जहां कोई कार्य स्वतः होता है, जहां कोई कार्य स्वतः होता है, वहां पर कर्म होते हुए भी वह अकर्मक मानी जाएगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यहाँ पत्ता स्वयं गिर रहा है, गिराया नहीं जा रहा है, उसका सिर खुजला रहा है, सिर खुजला रहा है, वह सिर नहीं खुजला। अगर यह वाक्य ऐसे हो जाता ना कि वह सिर खुजला रहा है, उसका की जगह वह होता तो सकर्मक क्रिया होती। लेकिन उसका खुजला रहा यानी स्वयं खुजला रहा है, उसके सिर में स्वयं खाज हो रही है, सिर स्वयं खुजला रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए वहां क्या होगा बताइए, अकर्मक क्रिया होगी। यानी जहां कार्य स्वयं संपादित होता है, जहां कोई कार्य स्वयं संपादित होता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ दूसरा है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, तो अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। यानी यहाँ आपने कर्म में अकर्मक में पढ़ा है कि कर्म के लिखे बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, यानी क्रिया के साथ कर्म के लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ दूसरा भेद पढ़ रहे हैं आप, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया, यानी जहां वाक्य में कर्म के, जहां वाक्य में कर्म के लिखे बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता, यानी कर्म के लिखे बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता। यानी कि क्रिया के जिन शब्दों के साथ, यानी जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात जिन क्रिया शब्दों के साथ, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्म के लिखे बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा
पढ़ रहा है, वह पका रही है, पका रही है, किसान काट रहा है या किसान फसल काट रहा है, किसान फसल काट रहा है, और मोहन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा, अपन देखें कि कहाँ क्रिया कर्म होता है। यहाँ पढ़ना क्रिया है। अगर आप यहाँ यह कहोगे कि क्या पढ़ रहा है, तो कर्म स्वतः ही आ जाएगा। यहाँ आप कहोगे कि क्या पढ़ रहा है, तो कर्म स्वतः ही आ जाएगा और यहाँ पर क्रिया सहकर्मक हो जाएगी। क्या पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पेपर पढ़ रहा है, तो यहाँ पुस्तक, पेपर, अखबार, मैगजीन, ये सारी कर्म हैं। वह पका रही है, वह क्या पका रही है, वह खाना पका रही है, तो खाना क्या आ गया, कर्म आ गया। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल काट रहा है। मोहन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मोहन क्या लिख रहा है, कोई भी निबंध लिख रहा है, वह कोई पत्र लिख रहा है, वह कोई कहानी लिख रहा है। तो ये सारे सहकर्मक क्रिया। देखिए बेटा, कर्मक, अकर्मक और सहकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। आप क्रिया के साथ क्या से प्रश्न कर दो, क्रिया के साथ क्या से प्रश्न कर दो, और जो उत्तर आएगा, क्या का जवाब जो मिलेगा, वह ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसका आप स्पर्श कर सकते हैं। अगर ऐसा उत्तर आ रहा है तो वहाँ सहकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर सही नहीं आ रहा है, देखने लायक या छूने लायक नहीं आ रहा है, तो वहाँ अकर्मक है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो क्या रो रहा है, आप रोने को देख सकते हैं, रोने को पकड़ सकते हैं क्या, इसलिए अकर्मक है। वह हंस रहा है, हंसी को आप पकड़ सकते हैं, हंसी को आप देख सकते हैं क्या। बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है, वह बिस्किट खा रहा है। बच्चा पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। तो आप वॉलीबॉल, दूध और पानी, भोजन, इनको आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ सहकर्मक क्रिया है। तो यहाँ ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब अपन क्रिया के भेदों का दूसरा आधार देखते हैं बेटा। किस आधार पर देखते हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे भी आप, काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो काल, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि काल होता क्या है, काल किसे कहते हैं। तो देखिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो बताइए बेटा, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि काल कहते किसे हैं, काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं। यानी कि समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। समय का बोध यानी समय का इंगित कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं। अब देखिए, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 भूतकाल,
नंबर 2 वर्तमान काल, वर्तमान काल। और नंबर 3 भविष्य काल। नंबर 3 भविष्य काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब देखिए भूतकाल क्या होता है, यानी जो बीत गया वह भूतकाल होता है। अभी कल का समय भूतकाल में चला गया, अभी आज के 9 बजे का समय भूतकाल में चला गया, इसलिए बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। ठीक है। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या होता है, जो चल रहा है, जो जारी है, जो कार्य वर्तमान समय में जारी है वो भूतकाल है। अभी जो समय चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल में हो रहा है, इसलिए जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। और तीसरा कौन सा है, भविष्य काल, जो आएगा, जो आगे आएगा, जो आगे आने वाला है वो भविष्य काल है। अपन पढ़ेंगे, पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। तो काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए बेटा, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, 3 काल होते हैं, तो क्रिया भी 3 प्रकार की होती है। तो पहली क्रिया है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरी है वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरी है भविष्यत कालिक, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। तो भूतकाल किसे कहते हैं, देखो यहाँ भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, बीते हुए समय में होना पाया जाता है, तो वहां पर भूतकालिक क्रिया होती है। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था, हमने खाना खा लिया था। रमेश जयपुर गया था, रमेश जयपुर गया था, रमेश जयपुर गया था। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये 3 वाक्य हैं, तीनों का वाक्यों में क्रिया जो है भूतकाल में संपादित हो गई है। खाना खा लिया था, कार्य पूर्ण हो चुका है। वह जयपुर गया था, कार्य पूरा हो चुका है। खेल रहे
थे, इसलिए ये शब्द क्या होते हैं बेटा, ये शब्द भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर भूतकालिक क्रिया होती है। अब काल के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा कौन सा है, वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, देखिए बेटा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य का जारी समय में जारी समय में होना पाया जाता है। कार्य का जारी समय में यानी वर्तमान में होना पाया जाता है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। सूर्य पूरब में उदय होता है। मैं घूमने जाता हूँ, तो ये सारे वाक्य कैसे होंगे, ये सारे वाक्य वर्तमान कालिक क्रिया में होंगे। वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो देखिए, रही है, होता है, रहे हैं, रहा हूँ, जाता हूँ, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये है, हूँ, ही, हूँ, ये जो शब्द आते हैं ये वर्तमान कालिक क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ वर्तमान कालिक या वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। अब काल के आधार पर क्रिया का जो अंतिम भेद है वो अपन पढ़ रहे हैं, और वो है कौन सा है, भविष्यत कालिक क्रिया। भविष्यत कालिक क्रिया, भविष्यत कालिक क्रिया। तो देखो क्या, भविष्य यानी आने वाला समय। भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय, यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य का आने वाले समय में, कार्य का आने वाले समय में, आने वाले समय में होना पाया जाता है। आने वाले समय में होना पाया जाता है। कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे हम जयपुर जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे। आप आज
वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। आप मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। आप मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए, जहाँ भविष्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो वहाँ भविष्यकालिक, यहाँ गागेगी ऐसे जो शब्द होते हैं, जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, ऐसे जो शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं? ये भविष्यकालिक शब्द होते हैं। ये भविष्यकालिक क्रिया में माने जाते हैं, इसलिए यहाँ भविष्यकाल माना जाएगा। और भविष्यकाल माना जाएगा तो क्रिया भी कौन सी होगी? भविष्यकालिक क्रिया ही यहाँ पर मानी जाएगी। अब देखिए बेटा, अपन आगे चर्चा करें। देखिए, दो आधार हो गए। कर्म के आधार पर आपने क्रिया पढ़ ली और काल के आधार पर भी आपने क्रिया पढ़ ली है। अभी तीसरा भेद अपन पढ़ेंगे, तीसरा आधार आप पढ़ेंगे और वह आधार है आपका प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया के भेद। तो आप पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए बेटा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद है सामान्य क्रिया। पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया। पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया है। यानी सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया कौन सी होती है? यानी वह क्रिया जो एक ही धातु से बनी होती है, जो एक ही धातु से बनी होती है वह सामान्य क्रिया होती है। वह क्रिया जो एक ही धातु से बनी होती है वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा। यानी जहाँ वाक्य में एक ही क्रिया होती है, रमेश घर गया, रमेश घर गया। तो यहाँ देखिए, एक धातु तू लिख, यहाँ लिख धातु है, एक ही धातु आ रही है। रमेश गया, तू घर